वेलकम टू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। इससे पहले के सभी टेंस की वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उन्हें जाकर के जरूर देखें। आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो के अंदर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे, यानी कि फ्यूचर टेंस की शुरुआत करेंगे। और ये टेंस का पार्ट 9 है। इससे पहले की 8 वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम फ्यूचर टेंस को पढ़ना, जिसके अंदर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने से पहले आइए एक बार और जानते हैं टेंस के बारे में कि टेंस किसे कहते हैं। तो टेंस किसी कार्य के समय और इसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराता है। असल में टेंस हमें कार्य के बारे में बताता है, वर्ब के बारे में बताता है, उसके समय से लेकर के उस कार्य की पूर्णता या अपूर्णता दोनों का ही बोध कराता है, यानी कि दोनों के बारे में हमें अवगत कराता है। टेंस shows द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। तो ये तो है इसकी डेफिनेशन। टेंस 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक के 4 पार्ट और होते हैं, जो कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नाम से जाने जाते हैं। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को भी पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कर्ता द्वारा जो कार्य भविष्य में किया जाएगा वह सिंपल फ्यूचर टेंस में सम्मिलित किए जाएंगे। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। तो कर्ता द्वारा जो भी कार्य भविष्य में किया जाएगा वह सिंपल फ्यूचर टेंस में सम्मिलित किए जाएंगे। इसकी पहचान क्या होती है? तो वाक्य के अंत में गा, गे, गी इस प्रकार के शब्द आते हैं, यानी कि मुख्य क्रिया के साथ गा, गे, गी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कैलाश अंग्रेजी सीखेगा, यानी कर्ता के द्वारा जो अंग्रेजी सीखने का कार्य है वो भविष्य में किया जाएगा। मैं खेलूंगा, उसका मित्र लिखेगा, उनका पुत्र मुझसे मिलेगा, आदि इस प्रकार के वाक्य जो हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस के होते हैं, जहां पर कर्ता के द्वारा जो भी कार्य भविष्य में किया जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में और इस टेंस की किस प्रकार पहचान की जाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम सीखते हैं कि किस प्रकार इसके वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। तो हम शुरुआत करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य से। तो अगला जो पॉइंट है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसका जो नियम है उसको देखें एक बार। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल की जाएगी यहाँ पर, शैल या विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। अब हमें जानना होगा कि शैल किसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा और विल किसके साथ। आइए देखें इसे भी। आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल जो कि हमारे आई और वी होते हैं, इसके साथ शैल का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी सभी के साथ विल का इस्तेमाल किया जाएगा। एक शर्त और है, आजकल आप देखते होंगे कि फ्यूचर टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ विल का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका भी एक नियम है जो इस प्रकार है, अगर वाक्य में अवश्य आया हो या वाक्य से किसी दृढ़ संकल्प के बारे में पता चल रहा है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाती है, यानी आई वी के साथ जो नॉर्मली शैल का इस्तेमाल किया जाता है उसकी जगह पर विल का इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसे ही बाकी सभी के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर शैल का इस्तेमाल किया जाएगा। शर्त क्या है कि वाक्य में अवश्य लिखा हो या फिर वाक्य से हमें ये पता चलता हो कि ये जो कार्य करने जा रहा है वो अवश्य करेगा, या फिर दृढ़ संकल्प के बारे में पता चलता हो, तो हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। इसलिए आप देखते होंगे कि आजकल जो फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं वहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ विल का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसके उदाहरणों को देखते हैं
और समझते हैं कि किस प्रकार से हम वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो पहला उदाहरण है राम तुमसे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर राम जो है वो थर्ड पर्सन है, आई या वी नहीं है, तो राम विल मीट यू। सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल में से विल, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। राम तुमसे मिलेगा, राम विल मीट यू। क्या हो अगर राम तुमसे अवश्य मिलेगा, इस तरह का कोई वाक्य हो। तो देखिए अगला वाक्य है राम तुमसे अवश्य मिलेगा। तो देख रहे होंगे आप कि वाक्य में एक शब्द जुड़ा जो है अवश्य। इन दोनों वाक्यों को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस वाक्य में मिलने की संभावना ज्यादा है। राम तुमसे मिलेगा और राम तुमसे अवश्य मिलेगा। इसका मतलब ये जो वाक्य है इसमें राम दृढ़ संकल्प कर रहा है कि वो तुमसे यानी कि जिससे वो मिलने जा रहा है उससे वो अवश्य मिलेगा। तो जैसे ही किसी वाक्य में दृढ़ संकल्प के बारे में हमें पता चले या वाक्य में अवश्य आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो राम शैल मीट यू। अगर दृढ़ संकल्प के बारे में हमें नहीं पता चलता है तो राम विल मीट यू। बस इसका आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक और सेंटेंस देखें, लोग घूमने जाएंगे, तो पीपल विल गो फॉर अ वॉक। और अगर लोग घूमने अवश्य जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, तो पीपल शैल गो फॉर अ वॉक। तो केवल इतनी सी बात का आपको ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सभी के साथ विल। लेकिन अगर वाक्य में किसी प्रकार का कोई हमें दृढ़ संकल्प या अवश्य दिखाई देता है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, जिन्हें आप इन सेंटेंस में देख चुके होंगे। बस आपको नियम को याद रखना है। नियम क्या है, सब्जेक्ट शैल या विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं और जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को भी किस प्रकार अनुवाद किया जाता है। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका जो नियम है वो भी बिल्कुल सेम है। शैल और विल के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट शैल या विल, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। और जो अवश्य वाला सिनेरियो था वो बिल्कुल ही सेम रहेगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण देखें, पहला उदाहरण है मैं गांव नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू विलेज, क्योंकि आई के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता है। आइए एक और उदाहरण को देखें, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट। एक और देखें, मैं अवश्य एक गाड़ी नहीं खरीदूंगा। तो देखिए यहाँ पर अवश्य आ गया, तो इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, यानी कि आई विल नॉट बाई अ कार। एक और देखिए, राम अवश्य शादी नहीं करेगा, फिर से अवश्य आया, इसका मतलब उसका ये दृढ़ संकल्प है कि वो शादी नहीं करेगा, तो हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया जाएगा, राम शैल नॉट मैरी। तो आपको हेल्पिंग वर्ब को देख के ये पता कर लेना है कि सामने वाला जो व्यक्ति है यानी कि जो सब्जेक्ट है उसका कहने का क्या मतलब है। वो दृढ़ संकल्प होकर के ये चीज कह रहा है या केवल नॉर्मली ये चीज कह रहा है। तो केवल इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि शैल और विल का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और ये कैसे एक्सचेंज हो जाते हैं या फिर कैसे चेंज हो जाते हैं। तो यहां तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों के ही नियमों को जान लिया है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर और वहां पर एक नई बात को जानेंगे। तो अगला जो पॉइंट है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। हमेशा की तरह प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगी। केवल एक शर्त है इसकी, वाक्य जो है वो क्या से शुरू होना चाहिए। अगर वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। अगर वाक्य क्या से शुरू नहीं हुआ है और वाक्य के बीच में WH फैमिली वर्ड है, जैसे कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, तो वाक्य में पहले WH फैमिली वर्ड आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। चलिए नियम को देखें। तो जैसे कि वाक्य के बीच में अगर WH फैमिली वर्ड आता है तो वाक्य सबसे पहले WH फैमिली से ही शुरू होगा। लेकिन अगर वाक्य के बीच में WH फैमिली वर्ड नहीं आता है और वाक्य क्या से शुरू होगा तो यहाँ पर वाक्य जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। अब जो मेन ट्विस्ट है वो ये है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में शैल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि होगा विल, फिर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो नियम देखिए क्या बना, WH फैमिली वर्ड अगर वाक्य में WH फैमिली वर्ड आते हैं, अगर नहीं आते हैं
या आते हैं तब भी उसके बाद किसका इस्तेमाल किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, जो कि होगा हमारा विल, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कभी भी शैल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट, और वाक्य क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो प्रश्नवाचक निशान भी आएगा। आइए इसके उदाहरणों को देखें। तो पहला उदाहरण है, वह तुम्हें कॉल कैसे करेगी। तो वाक्य जो है वो WH फैमिली वर्ड वाला है, तो हाउ विल शी कॉल यू, क्योंकि वाक्य जो है वो WH फैमिली वाला है तो WH फैमिली वर्ड पहले, तो हाउ विल, फिर सब्जेक्ट शी, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कॉल, और अंत में हमारा ऑब्जेक्ट। तो वह तुम्हें कैसे कॉल करेगी या वह तुम्हें कॉल कैसे करेगी, हाउ विल शी कॉल यू। तो एक और वाक्य देखिए, क्या माला गाना गाएगी। तो देखिए वाक्य जो है वो क्या से शुरू हुआ है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि WH फैमिली वर्ड का। तो विल माला सिंग अ सॉन्ग। और बेहतर समझने के लिए आप पुरानी वीडियो को देखें, आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। एक और वाक्य देखिए, राम तुमसे कब मिलेगा। तो देखिए वाक्य के बीच में WH फैमिली वर्ड आया है जो कि है कब, तो व्हेन विल राम मीट यू। एक और वाक्य देखिए, लोग कहाँ जाएंगे। तो कहाँ जो है वो भी एक WH फैमिली वर्ड है, वेयर विल पीपल गो। केवल किस बात का ध्यान रखना है, अगर वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वाक्य के बीच में WH फैमिली वर्ड है तो WH फैमिली वर्ड से शुरुआत करेंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शैल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है जो कि विल है। तो यहाँ पर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए इसके बाद चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो अगला जो पॉइंट है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका भी जो नियम है वो बिल्कुल सेम है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और क्योंकि ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क। इसके भी उदाहरणों को देखें। तो पहला उदाहरण है, राम तुमसे कब नहीं मिलेगा, व्हेन विल राम नॉट मीट यू, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि है विल, तो इसको बनाना और आसान हो जाता है, राम तुमसे कब नहीं मिलेगा, व्हेन विल राम नॉट मीट यू। देखिए एक और, लोग कहाँ नहीं जाएंगे, वेयर विल पीपल नॉट गो। वह तुम्हें कॉल कैसे नहीं करेगी, हाउ विल शी नॉट कॉल यू। WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। क्या माला गाना नहीं गाएगी। तो वाक्य जो है वो क्या से शुरू हुआ है, इसका मतलब जब हम इसको अनुवाद करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब से इसकी शुरुआत करेंगे जो कि है विल। तो क्या माला गाना नहीं गाएगी, विल माला नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो यहां तक हमने जान लिया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जितने भी प्रकार के सेंटेंस है उसको किस प्रकार अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, क्या नियम और शर्तें हैं और क्या रूल्स हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, आइए इसकी परिभाषा को जानें। जब कोई कार्य भविष्य काल में बिना रुके हो रहा होगा तो उस वाक्य के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जब कोई कार्य भविष्य में बिना रुके हो रहा होगा तो उस वाक्य के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान क्या है, तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, यानी कि वाक्य से हमें पता चलता है कि कोई भी कार्य भविष्य काल में बिना रुके हो रहा होगा। जैसे कि आकाश हंस रहा होगा, वह आकाश के साथ खेल रहा होगा, वह घूम रहा होगा इत्यादि। यहाँ पे देखिए ये जो हंसने का कार्य है वो फ्यूचर टेंस में कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर आकाश के साथ खेलने का कार्य जो है वो फ्यूचर टाइम में यानी भविष्य काल में कंटिन्यू रहेगा, यानी बिना रुके होता रहेगा। और यहाँ पर घूमने का जो कार्य है वो भी भविष्य में बिना रुके होता रहेगा। तो इस तरह के वाक्यों को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य कहते हैं और इनका प्रयोग हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं। आइए इसके अनुवाद प्रक्रिया को भी जानें कि अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार नियमों का इस्तेमाल किया जाता है और किस प्रकार इनको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। तो बिना और किसी देरी के चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर।
तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य भी कहा जाता है। इसका जो नियम है उसको देखिए आप। सब्जेक्ट शैल या विल, उसके साथ बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको अब तक पता चल गया होगा कि जहां भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का ही इस्तेमाल किया जाता है। एक बार और नियम को देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। शेल किसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा और विल किसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा? तो आई और वी के साथ शेल बी का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी सभी के साथ विल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये आपने पिछली वीडियोस में भी जाना होगा। आइए उदाहरणों को देखें। तो पहला उदाहरण है, मैं कल से इस समय सो रहा हूंगा, यानी कि जो कार्य है वो भविष्य काल में होगा और कंटिन्यू रहेगा। तो आई शैल बी स्लीपिंग दिस टाइम टुमारो। सब्जेक्ट, उसके बाद शैल बी का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो आई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी और अंत में हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि इसमें टाइम के बारे में बताया गया है। तो मैं कल इस समय से सो रहा हूंगा, आई शैल बी स्लीपिंग दिस टाइम टुमारो। आइए एक और वाक्य देखें, हम टीवी देख रहे होंगे। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वी शैल बी वॉचिंग टीवी। इसके बाद जो वाक्य है उसे भी देखिए, वो सो रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए वाक्य जो है वो सो रहा होगा या वह सो रहा होगा। तो यहाँ पर इसकी अंग्रेजी होगी ही क्या है हमारा? थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसके साथ विल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ही विल बी स्लीपिंग। क्योंकि इस वाक्य में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वाक्य में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इतना ही आसान है अफर्मेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करना। आपको केवल इसके नियम को ध्यान रखना है, जो कि है सब्जेक्ट शैल या विल, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को। तो अगला पॉइंट है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। नियम जो है वो बिल्कुल सेम है, केवल शैल और विल के बीच में नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट शैल या विल, उसके बाद नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। उदाहरण को देख करके आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं उसे। तो पहला उदाहरण है, मैं कल से इस समय सो नहीं रहा हूंगा। आई शैल नॉट बी स्लीपिंग दिस टाइम टुमारो। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल, क्योंकि वाक्य जो है वो नेगेटिव है तो नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सातवां आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। तो मैं कल से इस समय सो नहीं रहा हूंगा। आई शैल नॉट बी स्लीपिंग दिस टाइम टुमारो। एक और देखिए, हम टीवी नहीं देख रहे होंगे। वी शैल नॉट बी वॉचिंग टीवी। केवल किस बात का ध्यान रखना है आपको कि शैल और बी के बीच में या विल और बी के बीच में नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शैल और बी के बीच में नॉट का इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार ऊपर वाले वाक्य में भी शैल और बी के बीच में नॉट का इस्तेमाल किया गया है। एक और वाक्य देखिए आप, वो सो नहीं रहा होगा। ही विल नॉट बी स्लीपिंग। सब्जेक्ट, उसके साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो यहाँ पर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों के ही नियमों को जान लिया है और किस प्रकार अनुवाद किया जाता है इनके वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में, इसको भी हमने जान लिया है। अगर आपको वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है या समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, आप वीडियो को दोबारा देखें। 1 से 2 बार अगर आप देखेंगे, आपके ये कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसके बाद चलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो अगला जो पॉइंट है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो हमेशा की तरह इसमें भी अगर प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगी। अगर क्या से शुरू ना हो करके वाक्य के बीच में कहीं WH फैमिली वर्ड आते हैं, जैसे कि क्या, कब, कहाँ और कैसे या इत्यादि, तो वाक्य जो है वो WH फैमिली से स्टार्ट होगा, जैसा कि इसका नियम है। तो सबसे पहले WH फैमिली, लेकिन शर्त क्या है इसकी कि वाक्य के बीच में WH फैमिली वर्ड आना चाहिए। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि शैल या विल है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार और याद करिए, WH फैमिली, उसके बाद शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, अंत में ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो आपको नियम यहां से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से। और अगर वाक्य क्या से शुरू ना हो करके वाक्य के बीच में कहीं WH फैमिली वर्ड आया है तो नियम यहां से शुरू होगा, जैसा कि अब तक आपको याद हो चुका होगा। आइए इसके उदाहरणों को देखें। तो पहला उदाहरण है, क्या मैं मंदिर जा रहा हूँगा। तो देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैं यानी कि आई के लिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है शैल। तो शैल आई बी गोइंग टू टेम्पल, क्या मैं मंदिर जा रहा हूँगा, शैल आई बी गोइंग टू टेम्पल। एक और वाक्य देखिए, हम कल कहाँ जा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ वाक्य के बीच में WH फैमिली वर्ड आया है जो कि है कहाँ। तो अनुवाद करते वक्त हमारे को WH फैमिली वर्ड को आगे रखना होगा। वेयर शैल वी बी गोइंग टुमारो, WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और अंत में हमारा ऑब्जेक्ट। हम कल कहाँ जा रहे होंगे, वेयर शैल वी बी गोइंग टुमारो। तो ये बहुत आसान है, आपको केवल कुछ बातों का ध्यान रखना है जो भी आपको वीडियो में बताई जा रही हैं। एक और वाक्य देखिए, वे लोग कैसे खेल रहे होंगे। तो देखिए फिर से एक WH फैमिली वर्ड आया कैसे। तो सेम है, WH फैमिली वर्ड पहले यानी कि हाउ विल दे बी प्लेइंग, वे लोग कैसे खेल रहे होंगे, हाउ विल दे बी प्लेइंग। यहाँ पर हमने जान लिया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नियम के बारे में, और इस नियम का हम किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य को अनुवाद करने के लिए। अगर आपने यहाँ तक सीख लिया है और आपके यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है तो चलिए आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। अगला जो पॉइंट है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसके लिए भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बिल्कुल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही है। इसके नियम में केवल एक वर्ड का अंतर है जो है नॉट, यानी कि जो नियम है वो बिल्कुल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह सेम रहेगा, केवल सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो नियम क्या बनेगा, WH फैमिली वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। और ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्वेश्चन मार्क। आइए इसके भी उदाहरण को देखें। तो पहला उदाहरण है, क्या वे लोग विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। तो देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है और वाक्य के बीच में नहीं आया है। तो वाक्य अगर क्या से शुरू हुआ है तो हमें पता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल पहले करना है। तो विल दे नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्या वे लोग विद्यालय नहीं जा रहे होंगे, विल दे नॉट बी गोइंग टू स्कूल। आइए एक और उदाहरण को देखें, तुम व्यायाम क्यों नहीं कर रहे होंगे। तो देखिए वाक्य के बीच में आया है एक WH फैमिली वर्ड, तो इसीलिए जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो WH फैमिली वर्ड को हम पहले लिखेंगे। तो तुम व्यायाम क्यों नहीं कर रहे होंगे, तो वाई विल यू नॉट बी डूइंग एक्सरसाइज, या फिर वाई विल यू नॉट बी एक्सरसाइजिंग। एक और देखिए, क्या वह हमारे लिए खाना नहीं पका रही होगी। देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो विल शी नॉट बी कुकिंग फूड फॉर अस, क्या वह हमारे लिए खाना नहीं पका रही होगी, विल शी नॉट बी कुकिंग फूड फॉर अस। तो ये था इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये जो टॉपिक है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो यहाँ पर होता है कंप्लीट। हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सभी सेंटेंस को जाना, उसके नियमों को भी जाना, उसके नियमों का किस प्रकार इस्तेमाल करना है इसको भी जाना, और उदाहरण को देख करके हमने अच्छे से समझा कि किस तरह के वाक्य होते हैं और किस तरह उसको अनुवाद किया जाता है। इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस टेंस का प्रयोग ऐसी घटनाओं को व्यक्त करने के लिए होता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के होने से पहले घटित हो चुके होते हैं। इस टेंस के अधिकांशतः एक निश्चित समय दिया गया रहता है, अथवा इस प्रकार के वाक्यों में दो क्रियाएं भी दी गई होती हैं, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में पढ़ा है। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट में भी जो वाक्य होंगे उनमें दो क्रियाएं दी गई होंगी,
प्रथम पूर्ण होने वाली क्रिया के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी इसके नियमों का इस्तेमाल करेंगे। और जो बाद में समाप्त होने वाली क्रिया है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आपको टेंस को शुरुआत से पढ़ना काफी जरूरी है, ताकि आपके जितने कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। इस टेंस की पहचान क्या होती है? तो इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे का प्रयोग होता है, यानी कि वाक्य के अंत में क्या आता है? चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। इस तरह के अगर शब्द आ रहे हैं तो ये जो वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होंगे। आइए कुछ उदाहरणों को देखें एक बार। वह अपना काम पूरा कर चुका होगा, तो ये कौन सा वाक्य है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तुम मुझसे बात कर चुके होगे, तो देखिए वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? चुके होगे। इसका मतलब ये जो वाक्य है वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। इसके बाद एक और देखें, तुम्हारे आने से पहले मैं मंदिर जा चुका हूंगा। देखिए यहाँ पर इस वाक्य में दो क्रियाएं आई हैं, तुम्हारे आने से पहले, एक है यहाँ पर आना और दूसरा है मंदिर में जाना। तो इस तरह के वाक्य को किस प्रकार अनुवाद किया जाता है, इसी को हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं और इसकी पहचान किस प्रकार की जाती है। चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर और जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए इसके नियम को देखें। तो नियम बहुत ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट शैल या विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट टेंस है, और अंत में ऑब्जेक्ट। नियम क्या हुआ? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या फिर शैल, इसके साथ हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, और अंत में ऑब्जेक्ट। ये इसका बहुत ही आसान एक नियम है। कहाँ पर विल का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर शैल का इस्तेमाल किया जाता है, आइए इसको भी देखें एक बार। तो देखिए आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि शैल हैव का। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि ही, शी, इट, यू, वी, चाहे सिंगुलर नेम हो चाहे प्लूरल नेम हो, इन सभी के साथ विल का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार चेंज हो जाती है इसके बारे में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चर्चा की है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे कहीं कहीं पर आई के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इतना जानने के बाद चलते हैं हम इसके कुछ उदाहरणों को देखने के लिए और समझते हैं कि किस प्रकार हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। आइए कुछ उदाहरणों को देखें। तो देखिए पहला उदाहरण है, मैं इस समय तक खेल चुका हूँगा। वाक्य पहचाने सबसे पहले, तो वाक्य जो है उसके अंत में आया है चुका हूँगा, यानी कि वाक्य जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। ये लिखा आपका नियम। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर पता करें सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई के साथ किसका इस्तेमाल किया जाएगा? शैल। आई शैल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्लेड बाय नाउ, यानी कि अंत में ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा वो आई है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में हमारा ऑब्जेक्ट। तो मैं इस समय तक खेल चुका हूँगा, आई शैल हैव प्लेड बाय नाउ। अब इसको आपने कई बार ये भी देखा होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल हैव प्लेड बाय नाउ। तो ये भी इसका वाक्य बिल्कुल सही है। ये कैसे शैल की जगह विल का इस्तेमाल किया है इसके बारे में फ्यूचर टेंस में हमने बात की है। अगर वाक्य से दृढ़ निश्चय के बारे में आपको पता चलता है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, तो इसीलिए आई के साथ भी विल का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इस समय तक खेल चुका हूँगा, आई शैल हैव प्लेड बाय नाउ। अगर वाक्य में दृढ़ संकल्प, अवश्य, इस तरह की चीजें आपको दिख रही हैं तो आप शैल की जगह विल का इस्तेमाल करेंगे। आइए एक और उदाहरण देखें और समझें किस प्रकार अनुवाद किया गया है। तो देखिए तुम्हारे आने से पहले मैं मंदिर जा चुका हूँगा। तो देखिए इस वाक्य में दो क्रियाएं आई हैं, तुम्हारे आने से पहले मैं मंदिर जा चुका हूँगा। तो हमने इसके बारे में पढ़ा, अगर इस तरह का कोई वाक्य आता है तो जो कार्य पहले होगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम इस्तेमाल करेंगे और जो कार्य बाद में होगा उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मंदिर जा चुका हूँगा ये पहले कार्य होगा, तो इसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम इस्तेमाल करेंगे हम, जैसे कि आई शैल हैव गॉन टू टेम्पल। पहले के लिए बिफोर यू कम। यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए यू हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। तुम्हारे आने से पहले मैं मंदिर जा चुका हूँगा, आई शैल हैव गॉन टू टेम्पल बिफोर यू कम। क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वाक्य का, इसमें कार्य पहले होगा
और ये वाला जो हिस्सा है वाक्य का उसमें कार्य बाद में होगा। पहले होने वाले कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार बदलेंगे और बाद में होने वाले कार्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार बदलेंगे। आइए एक और उदाहरण को देखें। उसके पत्र लिखने से पहले राम कहानी लिख चुका होगा। देखिए यहाँ पर भी दो दो क्रिया आई है, एक लिखना और दोबारा भी लिखना, लेकिन कौन सा कार्य पहले होगा ये हमें पता करना है। तो देखिए राम का कहानी लिखना उसके पत्र लिखने से पहले होगा, तो जो भी कार्य पहले होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस और जो कार्य बाद में होगा उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए अनुवाद किस प्रकार किया गया है। राम विल हैव रिटन अ स्टोरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बिफोर ही राइट्स अ लेटर। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ एस और ईएस का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो राम विल हैव रिटन अ स्टोरी बिफोर ही राइट्स अ लेटर। इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक और देखिए, राम मार्केट जा चुका होगा, तो एक ही कार्य हुआ है यहाँ पर, तो ये बहुत आसान है, राम विल हैव गॉन टू मार्केट। तो यहाँ पर आपने सीखा कि किस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। चलिए इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस को भी देखें और समझें कि किस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस को अनुवाद किया जाता है। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। आइए इसके नियम को भी देखें। इसका जो नियम है वो बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही है, केवल शैल और विल के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए उदाहरण को देखें। तो पहला उदाहरण है, वह वहां नहीं गई होगी। वह वहां नहीं गई होगी, शी विल नॉट हैव गॉन देयर। सब्जेक्ट फिर विल और हैव के बीच में क्या आ गया, नॉट, क्योंकि वाक्य जो है वो नेगेटिव है। तो शी विल हैव नॉट गॉन देयर। एक और देखें, राम मार्केट नहीं गया होगा, तो राम विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। तो समझ रहे हैं आप किस प्रकार अनुवाद किया जा रहा है। सेल और विल के बाद केवल आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने के लिए। एक और देखें आप, उसने तुम्हें कल नहीं देखा होगा, ही विल नॉट हैव सीन यू यस्टरडे। आइए एक और देखें, लोग कल्पना से नहीं मिले होंगे, पीपल विल नॉट हैव मीट कल्पना। पीपल विल नॉट हैव मीट कल्पना। तो इन वाक्यों को देखा आपने और जाना कि किस प्रकार नियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। केवल विल या शैल के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी पूरा का पूरा नियम जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही सेम रहेगा। तो अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम को याद कर लिया है तो आपके लिए नेगेटिव सेंटेंस का नियम याद करना बहुत ही मुश्किल नहीं है। अब अगर आपने यहाँ तक सीख लिया है तो चलिए हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की ओर, और जानते हैं कि उनको किस प्रकार अनुवाद किया जाता है। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल और विल सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, लेकिन इसका एक शर्त है और शर्त ये है कि वाक्य जो है वो क्या से शुरू होना चाहिए। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है जैसे कि हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच इत्यादि, तो वाक्य जो है वो WH फैमिली से स्टार्ट होगा। आइए एक बार नियम को देखें और फिर आप आसानी से समझ जाएंगे। तो जैसे रूल में देखिए, आप देख रहे होंगे WH फैमिली वर्ड, अगर वाक्य में इनमें से कोई वर्ड आता है तो WH फैमिली वर्ड जो है वो पहले आएंगे। अगर इनमें से कोई भी वर्ड नहीं आता है और अगर वाक्य क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो WH फैमिली वर्ड, उसके बाद शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। और क्योंकि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क। नियम क्या है, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड अगर वाक्य में है तो, अगर वाक्य में WH फैमिली वर्ड नहीं है तो वाक्य यहां से शुरू होगा यानी कि शैल और विल से। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए इसके भी उदाहरणों को देखें और समझें कि किस प्रकार अनुवाद किया जाता है। तो देखिए इसके उदाहरणों को। तो पहला उदाहरण है, वह वहां कैसे गई होगी। तो देखिए वाक्य के बीच में एक वर्ड आया कैसे, जो कि WH फैमिली से बिलोंग करता है। तो जब इसको ट्रांसलेट किया जाएगा तो WH फैमिली वर्ड पहले आएगा। तो हाउ विल शी हैव गॉन देयर। एक और देखिए, राम मार्केट क्यों गया होगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक वर्ड आया क्यों, जो कि WH फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे ही WH फैमिली का कोई वर्ड आता है तो वाक्य में सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा। तो वाई विल राम हैव गॉन टू मार्केट। एक और देखिए, क्या उसने तुम्हें कल देखा होगा। तो देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है और जब भी वाक्य क्या से शुरू होता है तो WH फैमिली वर्ड का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। विल ही हैव सीन यू यस्टरडे। एक और देखिए,
लोग कल्पना से कब मिले होंगे, तो कब जो है यहाँ पर एक WH फैमिली वर्ड है, व्हेन विल पीपल हैव मेट कल्पना। तो देखा आपने यहाँ पर कि किस प्रकार इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर वाक्य क्या से शुरू होगा तो आपको WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, और अगर वाक्य क्या से शुरू नहीं है और बीच में कोई WH फैमिली वर्ड आया हुआ है तो अनुवाद करते वक्त सबसे पहले आप WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद चलिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को देखें। तो इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। आइए इसके भी नियम को देखें। इसका जो नियम है वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह बिल्कुल ही सेम है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए उदाहरणों को देखें। तो पहला उदाहरण है, क्या वह प्रतियोगिता में नहीं नाची होगी। तो देखिए वाक्य के बीच में नहीं आया है और वाक्य क्या से शुरू हुआ है। जैसे ही वाक्य क्या से शुरू होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। तो विल शी नॉट हैव डांस इन द कॉम्पिटिशन। एक और देखिए, क्या राम घूमने नहीं गया होगा। तो वाक्य देखिए फिर से क्या से शुरू हुआ है और वाक्य के बीच में नहीं आया है। जैसे ही वाक्य क्या से शुरू होगा तो आपको WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। विल राम नॉट हैव गॉन फॉर अ वॉक, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी परफेक्ट टेंस में, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आइए एक और उदाहरण को देखें, क्या उसने तुम्हें कल नहीं देखा होगा। तो देखिए फिर से वाक्य जो है वो क्या से शुरू हुआ है। तो आपको पता है आपको क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो विल ही नॉट हैव सीन यू यस्टरडे। एक और वाक्य को देखें, लोग कल्पना से क्यों नहीं मिले होंगे। तो देखिए वाक्य के बीच में क्यों आया है जो कि WH फैमिली से बिलोंग करता है और वाक्य क्या से शुरू नहीं हुआ है। तो इसका मतलब जैसे ही WH फैमिली वर्ड आया तो आपको शुरुआत किससे करनी है, WH फैमिली वर्ड से, यानी कि वाई विल पीपल नॉट हैव मीट कल्पना। सिंपल है, आपको केवल नियम को ध्यान रखना है, वीडियो में बताई गई कुछ बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ये कंप्लीट हो चुका है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस का प्रयोग ऐसी घटनाओं को व्यक्त करने के लिए होता है जो भविष्य में किसी समय से शुरू होकर भविष्य में दिए गए समय में ही जारी रहती है। इस टेंस में कभी कभी दो क्रियाएं एक साथ दे दी जाती हैं। ऐसे में एक क्रिया के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियमों का इस्तेमाल करेंगे और दूसरी क्रिया के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का इस्तेमाल करेंगे। वाक्य की पहचान क्या होती है, तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि का प्रयोग होता है। आइए वाक्यों को देखें। जैसे कि वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा। तो देखिए वाक्य के अंत में क्या आया है, रहा होगा, और यहाँ पे समय भी बताया गया है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय भी दिया जाता है या किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय बताया जाता है। तो वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा, वे 3 घंटे से सो रहे होंगे, 6 बजे से वे लोग 5 घंटे से खेल रहे होंगे इत्यादि। ये सभी वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसको किस प्रकार हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है और किस नियमों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं एक बार और यूज ऑफ सिंस एंड फोर के बारे में। तो फोर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम अर्थात ज्ञात अवधि के लिए करते हैं, जैसे कि 1 घंटे से, 1 दिन से, 1 महीने से, 1 साल से इत्यादि। अगर इस प्रकार से आपको समय बताया गया है तो इसके लिए आप फोर का इस्तेमाल करेंगे। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हमें ज्ञात हो कि कार्य कितनी देर से अथवा कितने समय से हो रहा है तो हम फोर का इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने डिटेल में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ा है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप सिंस और फोर का इस्तेमाल अच्छे से और कर पाएंगे। आइए इसके बाद जानते हैं सिंस का इस्तेमाल। तो सिंस का प्रयोग हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि सोमवार से, सन 1999 से, होली से, दिवाली से इत्यादि। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब हमें ज्ञात हो कि कार्य कब से हो रहा है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जब हमें ये ज्ञात हो कि कार्य कितनी देर से हो रहा है तो फोर का इस्तेमाल करेंगे, और जब हमें ये पता चले कि कार्य कब से हो रहा है तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके बारे में आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर काफी डिटेल में बताया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले सेंटेंस के टाइप की तरफ, जो कि है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसके नियम को देखें तो नियम बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट शैल और विल, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। अंत में ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर, और अंत में पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट,
शैल या विल, उसके साथ हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और बाद में पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। तो हम जानते हैं कि शैल का इस्तेमाल और विल का इस्तेमाल किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल किया जाएगा। ये आपको अब तक आसानी से याद हो गया होगा। आइए कुछ उदाहरणों को देखें। तो पहला उदाहरण है, वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा। देखिए रहा होगा वाक्य जो है वो कंटिन्यूअस टेंस है और 4 बजे से, और यहाँ पर समय भी बताया गया है। तो वाक्य जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो फटाफट ट्रांसलेट करो आप। सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। तो ही विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, स्टडिंग सिंस 4 o'clock। ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। एक और देखिए, मेरे वहां पहुंचने से पहले वह 2 घंटों से मेरा इंतजार कर रहा होगा। देखिए इस वाक्य के अंदर 2 क्रिया आई है, पहला पहुंचना, दूसरा इंतजार करना। तो जौन सा कार्य पहले हुआ है उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियमों का इस्तेमाल करेंगे, और जो कार्य बाद में हुआ है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का इस्तेमाल करेंगे। तो ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours, जहां तक तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम लगेंगे। उसके बाद बाय द टाइम आई रीच देयर, कौन सा नियम इस्तेमाल हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मेरे वहां पहुंचने से पहले वह 2 घंटों से मेरा इंतजार कर रहा होगा। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours बाय द टाइम आई रीच देयर। एक और उदाहरण देखें आप, राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पर आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, किस प्रकार उसके नियमों का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को देखें। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। आइए इसके नियम को देखें। तो नियम जो है वो एकदम सेम है अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही, केवल किसका इस्तेमाल किया जाएगा? एक नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए उदाहरणों को देखें। तो पहला उदाहरण है, वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा। तो देखिए वाक्य में समय बताया गया है, नहीं आया है और अंत में रहा होगा। आपको वाक्य पहचाना आना चाहिए। तो ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। क्या हुआ? विल और हैव के बीच में नॉट का इस्तेमाल किया गया है। ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। एक और देखें, मेरे वहां पहुंचने से पहले वह 2 घंटे से मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours बाय द टाइम आई रीच देयर। इस वाक्य में 2 क्रियाएं आई हुई हैं, देख रहे होंगे जैसे कि आप पहुंचना और इंतजार करना। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है। एक और देखें, हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। केवल आपको किस बात का ध्यान रखना है कि नॉट का इस्तेमाल कहां पर किया जाएगा। एक बार इस नियम को देखें, उसके बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा कि शैल हैव या विल हैव के बीच में नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहां तक हमने सीख लिया अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार अनुवाद किया जाता है। आइए इसके बाद जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार अनुवाद किया जाता है। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब जो हम शैल और विल का इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। केवल एक नियम है कि अगर वाक्य क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएंगे। अगर वाक्य क्या से शुरू नहीं होगा और वाक्य के बीच में WH फैमिली वर्ड आएंगे तो वाक्य जो है जब आप अनुवाद करेंगे तो आप अनुवाद WH फैमिली वर्ड से करेंगे। आइए नियम को देखें। तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा अगर वाक्य के बीच में WH फैमिली वर्ड आया हुआ है तो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसे कि शैल और विल, फिर सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, और उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। और क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो अंत में क्वेश्चन मार्क, इसको आप बिल्कुल भी ना भूलें। आइए इसके भी उदाहरणों को देखें। तो पहला उदाहरण है, क्या वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा। देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है। जैसे ही वाक्य क्या से शुरू होगा आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। विल ही हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। एक और देखिए, वह 4 माह से मेरा इंतजार क्यों कर रहा होगा। तो देखिए वाक्य के बीच में क्यों आया है जो कि एक WH फैमिली वर्ड है। तो वाक्य को जब हम अनुवाद करेंगे तो हम सबसे पहले WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। वाई विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 4 months। वह 4 माह से मेरा इंतजार क्यों कर रहा होगा। वाई विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 4 months। एक और देखिए, क्या राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। तो देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो
तो हमें WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो विल राम हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो कितना आसान है इसको ट्रांसलेट करना, ये आप देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आती है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए इसके बाद हम अगला पॉइंट इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को देखें। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसके भी नियम को देखें तो नियम जो है वो बिल्कुल सेम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो WH फैमिली वर्ड, उसके बाद शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और अंत में पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। और क्योंकि ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है तो अंत में क्वेश्चन मार्क। आइए इसके भी उदाहरणों को देखें। तो पहला उदाहरण है, क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। क्योंकि वाक्य जो है वो क्या से शुरू हुआ है, इसीलिए हम ट्रांसलेट करते वक्त सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एक और देखिए, वह 4 माह से मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहा होगा? तो देखिए वाक्य के बीच में क्यों आया है, तो इसका मतलब हमें वाक्य को अनुवाद करते वक्त सबसे पहले WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो वाई विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 4 months। एक और देखिए, सुरेश इस मकान में 2035 से कैसे नहीं रह रहा होगा? तो देखिए फिर से एक वर्ड आया कैसे, जो कि WH फैमिली वर्ड से बिलोंग करता है। तो हाउ विल सुरेश नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2035। तो इस प्रकार हम अनुवाद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सभी सेंटेंसेस को। तो यहां पर हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। टेंस के ऊपर अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको टेंस के कंसेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा, जिसके लिए हमने टेंस पर वीडियोस बनाई है। उन वीडियोस को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे, वहां आपको प्लेलिस्ट का डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा। आप उन सभी वीडियोस को देखें, बार बार देखें, आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर के और भी टॉपिक्स के लिए स्टडी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर हमारा जो टेंस है वो हो जाता है कंप्लीट। हमने टेंस के 12 प्रकारों को पढ़ा, उनके नियमों को जाना, किस प्रकार उनके सेंटेंस को अनुवाद करते हैं हमने इसको भी जाना, कुछ कंसेप्ट को भी जाना है इसके बीच में। तो आप अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए इन वीडियोस को बार बार देखेंगे। 2-3 बार अगर आप देख लेते हैं, उसके बाद आपको टेंस में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपको एक फ़ायदा होगा, और फ़ायदा ये होगा कि चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।